ट्विंकलिंग स्टार्स से लेकर ज़मीन तक अर्थ का सफ़र एक मिस्ट्री था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सिर्फ ISPCS डिकोडेड पर डिकोड सिलेबस क्रैक एग्जाम्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम हम सभी ने बचपन में सुनी है। बचपन से ही रात का चमकता आसमान हमें अट्रैक्ट करता है। आपने भी सोचा होगा आसमान में कितने स्टार्स होते हैं, ये स्टार कैसे होते हैं, ये स्टार कैसे बने, या क्या स्काई का कोई एंड होता है। हो सकता है आज भी आपके माइंड में ये क्वेश्चंस हों। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे ये ट्विंकलिंग स्टार्स बने और साथ ही पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ के ओरिजिन को लेके काफ़ी फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने अलग अलग आइडियाज़ दिए। जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने एक आइडिया दिया और 1796 में मैथमेटिशियन लेप्लेस ने इसे अपडेट किया। इसे कहते हैं नेब्यूला हाइपोथीसिस। इसमें बोला गया कि प्लैनेट्स एक रोटेटिंग गैस क्लाउड से बने जो यंग सन के अराउंड था। 1950 में ऑटो स्मिथ जो रशिया के हैं और कार्ल वाइजाकर जो जर्मनी के हैं, उन्होंने इस आइडिया को मॉडिफाई किया। उनके हिसाब से सन के अराउंड एक सोलर नेब्यूला था जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट मटेरियल था। पार्टिकल्स टकराए और धीरे धीरे एक फ्लैट डिस्क बन गया। इसी प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं, जिससे प्लैनेट्स बन गए। लेकिन लेटर साइंटिस्ट ने सिर्फ अर्थ नहीं, पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन पर रिसर्च फोकस किया। मॉडर्न थियरीज में यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके सबसे पॉपुलर थियरी है बिग बैंग थियरी, जिसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। 1920 में एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। टाइम के साथ गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आप खुद इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। एक बलून लीजिए, उस बलून पे कुछ डॉट्स बनाइए जो कि गैलेक्सीज को दिखाएं। अब जब आप बलून को फुलाओगे तो वो डॉट्स एक दूसरे से दूर दिखने लगेंगे। वैसे ही गैलेक्सीज भी आपस में दूर हो रही हैं, इसलिए यूनिवर्स एक्सपैंडिंग माना जाता है। लेकिन जो बलून के डॉट्स हैं, हमने देखा कि वो खुद भी बड़े होते जा रहे हैं, जो सच नहीं था। साइंटिस्ट कहते हैं कि गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, लेकिन गैलेक्सीज खुद एक्सपैंड नहीं हो रही। बैलून वाला एग्जाम्पल इसलिए हम कहते हैं कि हाफ करेक्ट या फिर पार्शियली करेक्ट है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स के डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं। शुरू में सारा मैटर एक ही जगह था, एक टाइनी बॉल जैसा जो बहुत छोटी थी लेकिन एक्सट्रीमली हॉट थी, और उसमें सब कुछ टाइटली पैक था। फिर हमारा हुआ बिग बैंग, एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन। इससे यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। ये इवेंट लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। अब तक यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था। एक्सप्लोजन के बाद कुछ एनर्जी मैटर में बदली। पहले कुछ सेकंड्स में स्पीड फास्ट थी, बहुत फास्ट थी। फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन स्लो हो गया। शुरू के 3 मिनट्स में पहला एटम बनना स्टार्ट हुआ। फिर 3 लाख साल के अंदर टेम्परेचर 4500 केल्विन तक गिर गया और एटम्स प्रॉपरली फॉर्म होने लगे। अब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया था। यूनिवर्स का एक्सपैंड होना मतलब गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ना। इसके ऑपोजिट हॉयल ने एक आइडिया दिया जो था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट या स्टेडी स्टेट थियरी। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा लगभग सेम ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे न्यू एविडेंसेस मिले कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, साइंटिस्ट ने स्टेडी स्टेट आइडिया रिजेक्ट कर दिया। आज के टाइम पे साइंस कम्युनिटी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को ही करेक्ट मानती है। द स्टार फॉर्मेशन। अर्ली यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी हर जगह सेम अमाउंट में नहीं थे। जहाँ मैटर ज़्यादा था वहाँ ग्रेविटी भी स्ट्रांग थी और वहाँ सब चीज़ें एक जगह इकट्ठा होने लगी। यही प्रोसेस से गैलेक्सीज का स्टार्ट हुआ। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ये हज़ारों लाइट ईयर्स तक फैली होती है। एक गैलेक्सी तब बनती है जब हाइड्रोजन गैस एक बड़े क्लाउड नेब्यूला के फॉर्म में इकट्ठा होता है। वो नेब्यूला धीरे धीरे छोटी छोटी गैस के ग्रुप में बदल जाता है। वो ग्रुप और ज़्यादा थिक हो जाते हैं और फिर आगे चलकर स्टार्स बन जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्टार्स का बनना लगभग 5-6 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था। हमने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पर लिखा है लाइट ईयर्स। सो लाइट ईयर्स होता क्या है? लाइट ईयर टाइम का नहीं, डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे ही 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये होता है 9.461
इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस है 149,598 किलोमीटर्स और लाइट के हिसाब से ये सिर्फ 8.311 मिनट्स हैं। फिर हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स बनने के कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टार्स एक बड़े गैस क्लाउड यानी कि नेब्यूला के अंदर छोटी गैस की लम्प्स होते हैं। इन लम्प्स में ग्रेविटी लगती है और बीच में एक सेंटर बनता है जिसके अराउंड गैस और डस्ट घूमती है। फिर ये गैस और छोटी होती है और सेंटर के आसपास छोटे गोल ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं और छोटी चीज़ें चिपक कर प्लैनेटाइस्टिमल बनाती हैं। टकराव और गहराई ग्रेविटी से ये एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। प्लैनेटाइसिमल का मतलब होता है छोटी बॉडीज़ का ग्रुप। लास्ट स्टेप में ये छोटी बॉडीज़ मिलकर बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाती हैं और ये ही आगे चलकर प्लैनेट्स बन जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या आप जानते हो कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ? शुरुआत में अर्थ एक बहुत ही गर्म पत्थर जैसी बेरिन प्लैनेट थी जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का पतला एटमॉस्फेयर था। ये आज के अर्थ से बिल्कुल अलग थी। तो डेफिनेटली कुछ प्रोसेसेस हुए होंगे जिन्होंने अर्थ को एक सुंदर लाइफ फ्रेंडली प्लैनेट बना दिया। आप अगले सेक्शन में समझोगे कि कैसे 4600 मिलियन साल पहले से लेकर अब तक अर्थ पर लाइफ डेवलप हुई। अर्थ के पास एक स्ट्रक्चर्ड लेयर होता है। सबसे आउटर लेयर से लेकर अर्थ के कोर तक जो मटेरियल है वो सब एक जैसा नहीं होता, ये लेयर्ड होता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर सबसे हल्का होता है और जैसे जैसे आप अंदर जाते हो अर्थ अलग अलग जोन्स में डिवाइड होती है और हर जोन में अलग टाइप का मटेरियल होता है। अब हम देखेंगे कि लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अर्थ अपने अर्ली स्टेज में ज़्यादा गर्म और अनस्टेबल थी। धीरे धीरे अंदर की डेंसिटी बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया और इस वजह से मटेरियल्स अपने वेट के हिसाब से अलग होने लगे। हेवी मेटल्स जैसे कि आयरन सेंटर की तरफ चले गए और लाइट मटेरियल्स सरफेस की तरफ आ गए। टाइम के साथ अर्थ ठंडी होने लगी और सॉलिड बनकर छोटी साइज में कंडेंस हो गई। इसी सरफेस पर क्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब मून बना तो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ जिससे अर्थ और ज़्यादा हीटअप हो गई और इसी प्रोसेस को हम द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, जिसमें अर्थ का मटेरियल अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो गया। अब सरफेस से लेकर अंदर तक हमें लेयर्स मिलती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। जैसे जैसे क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाती है। अगला चैप्टर आपको इन सब लेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। अब हमारा आता है द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। आज के टाइम में अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। आप चैप्टर 8 में इसका फुल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन के 3 मेन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज था जब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर लूज़ हो गया, इसमें प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर लूज़ हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज था जब अर्थ के गर्म इंटीरियर ने नया एटमॉस्फेयर बनाने में हेल्प की और लास्ट स्टेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन चेंज किया। अर्ली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम था जो सोलर विंड्स की वजह से उड़ा दिया गया। ये सिर्फ अर्थ के साथ नहीं बाकी सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ भी हुआ जिनके ओरिजिनल एटमॉस्फेयर सोलर विंड से छिन गए। जब अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके अंदर से गैसेस और वाटर वेपर बाहर आने लगे। इसी से अर्थ का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर डेवलप होना शुरू हुआ। शुरू के एटमॉस्फेयर में मोस्टली वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया था और फ्री ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। जब अंदर की गैसेस बाहर आती हैं तो उसी प्रोसेस को हम डी गैसिंग कहते हैं। अब इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो एटमॉस्फेयर में और गैसेस और वाटर वेपर ऐड करते हैं। अर्थ कूल होती है तो वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी बनने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में मिक्स हो गई और टेम्परेचर और नीचे गिर गया जिससे और बारिश हुई। ये बारिश जब ज़मीन पर गिरती है तो डिप्रेशंस में जमा होने लगी और ओशंस बन गए। अर्थ के बनने के सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ये ओशंस पूरी तरह से फॉर्म हो चुके थे। इसका मतलब ओशंस की एज लगभग 4000 मिलियन ईयर्स है और लगभग 3800 मिलियन ईयर्स पहले पहली लाइफ शुरू हुई।
फिर 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डेवलप कर लिया। काफ़ी टाइम तक सारी लाइफ सिर्फ ओशंस में ही थी। इसी ओशन में फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे ओशंस ऑक्सीजन से भरने लगे और 2000 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहुंचने लगी। अब आता है हमारा लास्ट फेज विच इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ का इवोल्यूशन का लास्ट फेज लाइफ के ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ना अर्थ का सरफेस ना ही उसका एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए सूटेबल था। आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइफ का ओरिजिन एक केमिकल रिएक्शन की तरह हुआ था, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले बने और फिर आपस में जुड़कर एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि ये खुद को कॉपी कर सकता था और डेड मैटर को लिविंग फॉर्म में बदलने लगा। अलग अलग टाइम पे लाइफ का रिकॉर्ड रॉक्स के अंदर फॉसिल्स के फॉर्म में मिलता है। कुछ एंशिएंट रॉक्स में ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो आज के ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे दिखते हैं। ये फॉसिल्स लगभग 3000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, तो हम मान सकते हैं कि लाइफ की शुरुआत हुई 3800 मिलियन ईयर्स पहले। तो ये था क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एकदम सिंपल और समझने लायक तरीके से। ऐसे ही और यूपीएससी के चैप्टर्स को डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब करें ISPCS डिकोडेड को, जहां सिलेबस होता है इजी, सुपर इजी। टिल देन स्टडी हार्ड, इस चैप्टर को रिवाइज करो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।